तो जैसा थंबनेल देख करके आपको मालूम चल गया होगा कि ये स्टोर ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसका परीक्षा यूपीएससी ने कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के रूप में लिया था 23 सितंबर 2018 को। और ये जो है जेईटी का है, मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टोर ऑफिसर के लिए था जनरल एबिलिटी टेस्ट। और इसका जो सिलेबस था वो भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। इसका सिलेबस क्या था, इसका देखिए सिलेबस जो था, इसका सिलेबस देखिए यहाँ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, और 2 में मटेरियल मैनेजमेंट, 3 में जनरल फाइनेंशियल रूल, और यहाँ देखिए 4 नंबर में जनरल मेंटल एबिलिटी, डाटा एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद जो है दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। 6 में दिया है इंडियन यूनियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो डोमेन नॉलेज से 2 चीजें यहाँ 2 सब्जेक्ट से पूछा है, एक मटेरियल मैनेजमेंट है, एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस परीक्षा में जो है डोमेन नॉलेज से कुल मिलाकर 50 प्रश्न था, और 50 प्रश्न जो है 50 प्रश्न में 48 प्रश्न जो है जीएफआर से था, और मात्र 2 प्रश्न जो है इससे था मटेरियल मैनेजमेंट से, ठीक है। और इंग्लिश से कुल मिलाकर जो है 20 प्रश्न पूछा था, और हर बार जो है 20 प्रश्न ही पूछता है अंग्रेजी से। बाकी से मतलब सब्जेक्ट से कोई पूछने का इसका सीमा नहीं, तो किससे कितना पूछ देगा। कोई करंट अफेयर ज्यादा पूछ देता है, कभी जनरल नॉलेज ज्यादा पूछ देता है, कभी मैथ ज्यादा पूछ देता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 71 के ऊपर। और अगर आपको किसी तरह का और डाउट हो तो आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट ग्रुप में रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज पर जीएफआर 2017। ये तो आप शायद लग रहा हो कि बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि ये जब गुड्स का डेफिनेशन जीएफआर 2017 में पढ़िएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पब्लिकेशंस फॉर ए लाइब्रेरी से संबंधित जो भी चीज होता है, जैसे मैगजीन्स, मासिक मैगजीन्स, वार्षिक मैगजीन्स, अर्धवार्षिक मैगजीन्स, किताब, तो ये सारा चीज जो है गुड्स के कैटेगरी में नहीं माना जाता है। मतलब इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम चलते हैं 72 के ऊपर। प्रश्न संख्या 72 में है, एबीसी मिनिस्ट्री फ्लोटेड एन ओपन टेंडर, it resulted in only one effective offer. What is the ministry supposed to do in this case? सर मान लीजिए कोई एबीसी मिनिस्ट्री है, उसने ओपन टेंडर फ्लोट किया, लेकिन हुआ क्या कि इफेक्टिव ऑफर जो मिला मात्र एक से ही मिला। मतलब बिडिंग बहुत सारे लोग डाले होंगे, बिडिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, डिलीवरी डेट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार से मात्र एक वेंडर को सिलेक्ट किया गया होगा। तो मतलब एक वेंडर प्रॉपर मिला होगा, अच्छा उचित वेंडर मिला होगा। तो इस कंडीशन में इस ओपन टेंडर को जो है ये सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात भी जीएफआर में लिखा हुआ है, और मैं जो वीडियो बनाया उसमें भी ये जो है प्रश्न बना करके मैं डाला हूँ, ठीक है। ये प्रश्न को यूपीएससी पहला बार नहीं पूछा है, ये प्रश्न पिछला बार भी जब स्टोर ऑफिसर का एग्जाम लिया था तो उसमें भी पूछा था। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा स्टोर ऑफिसर के प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, तो हो सकता है उसमें आ जाए। अभी तक तो 2012 के बाद 3-4 बार ले चुका है ये। अब प्रश्न संख्या 73 में चलते हैं। प्रोडक्ट भुज EOQ 400 experiences a decrease in ordering cost from ₹900 to 100. The new EOQ is what? यहाँ तो पहले मैं आपको बता दूं कि EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका आंसर जो होगा 1/3 एज लार्ज होगा।
लेकिन इसके बारे में ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, तो इस पर चर्चा करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। जिसके ऊपर ज्यादा हमें ज्ञान रहता है उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा हमें करना बेहतर होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 74 में चलते हैं। ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री proposes to buy goods worth more than ₹30 लाख, 30 लाख से ज्यादा का, जो कि टेंटेटिव कॉस्ट है। It is also a fact that sources of supply are definitely known to the department and are registered with it, and possibility of fresh sources beyond those being tapped is remote. Which method of purchase is to be followed in this rule? अब जब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की टर्म्स एंड कंडीशन जब पढ़िएगा तो उसमें एक बात क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है 30 लाख से ज्यादा का सामान खरीदना चाहता है। मान लीजिए संभावित दाम या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो 30 लाख। अब जो सामान खरीदना चाहता है मिनिस्ट्री, उस सामान खरीदने मतलब बेचने वाला जो वेंडर और सप्लायर या फर्म्स जो भी हो, उसके बारे में मिनिस्ट्री को पहले से मालूम। और दूसरा सोर्स जो है उम्मीद बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं कहीं लग रहा है कि कोई दूसरा फर्म से सप्लायर सप्लाई करेगा इस आइटम को। तो इस कंडीशन में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को मतलब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के तहत भी सामान खरीद सकता है। ठीक है, जबकि मोर देन 30 लाख के लिए इसको एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी फ्लोट करना चाहिए। ऐसे ओपन टेंडर इंक्वायरी तो मतलब जो GFR 2017 आया है उसमें जो है उसका नाम बदल करके मतलब एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। अब जो है प्रश्न संख्या 75 में चलते हैं। द एडवांस पेमेंट टू द प्राइवेट फर्म शुड नॉट एक्सीड। यहाँ कह रहा है कि एडवांस पेमेंट जो है प्राइवेट फर्म को कितना से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो प्राइवेट फर्म को 30% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्म्स है या स्टेट गवर्नमेंट का फर्म्स है या PSU का है या फिर ऑटोनोमस बॉडी का है, इन सब को 40% मतलब एडवांस पेमेंट किया जा सकता है। और एक बार में 6 महीने से ज्यादा का एडवांस पेमेंट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो है एडवांस पेमेंट का मैटर कब आता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि 2 साल या 4 साल तक इस पूरे बिल्डिंग का रिपेयर और मेंटेनेंस आप ही को करना है। या फिर मान लीजिए कि एक ऐसा ऑफिस है जहाँ की कम से कम 30 बिल्डिंग है और 30 बिल्डिंग में मान लीजिए 100 रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है या कहीं एयर कूलर लगा हुआ है, उसका रख रखाव करना, खराब होगा तो बनाना रिपेयर करना है। सारा चीजों को 2 साल या 3 साल के लिए 1 साल के लिए दिया जाता है कोई फर्म्स को जो टेंडर में पार्टिसिपेट करता है और जो L1 आता है। तो उसको मान लीजिए कि अगर 3 साल के लिए दिया गया रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल का पैसा एक ही बार में दे दिया जाता है, उसको 6 महीना के लिए एक बार दिया जाएगा। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित प्रश्न अभी जस्ट आगे आएगा कुछ ही समय में, तो आप ध्यान अगर नहीं दिए हैं मेरा बात पर तो फिर से बैक करके सुन लीजिए। अब प्रश्न संख्या 76 में चलते हैं। Suppose the estimated value of the goods to be procured by a department is ₹50 lakh. What value should be obtained as bid security? यहाँ देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए कि बिड सिक्योरिटी होता क्या है। जब कोई वेंडर पार्टिसिपेट करता है कोई सामान बेचने या देने के लिए किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के साथ, तो उसे जो एस्टिमेटेड वैल्यू सामान का रहता है उसका बिड सिक्योरिटी देना पड़ता है। और बिड सिक्योरिटी एक रेंज के बीच का दाम लेता है डिपार्टमेंट, जो कि RFP में लिखा हुआ रहता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ रहता है, या कहिए प्रपोजल जो रहता है डॉक्यूमेंट के अंदर जो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, उसके अंदर ये बताया हुआ रहता है कि हम बिड सिक्योरिटी के रूप में तुमसे इतना % लेंगे। लेकिन फिर भी GFR में दिया हुआ है क्लियरली कि इतना उसका रेंज दिया हुआ है बिड सिक्योरिटी का कि 2 से 5% के बीच कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं।
तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट सामान खरीदना चाहता है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू 50 लाख रुपया है, तो इसका बिड सिक्योरिटी क्या होगा? तो 2 से 5%, तो 50 लाख में जब 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ 1 लाख आ जाएगा, और जब फिर 5 से गुना कीजिएगा, मतलब 50 लाख का जब 2% निकालिएगा तो 1 लाख आएगा, और जब 50 लाख का 5% निकालिएगा तो ये आपको 2,50,000 आएगा। यानी कि इसका आंसर जो है ये हो गया। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है। कंफ्यूजन यहाँ 3-4 तरह का पैदा होगा कैंडिडेट में। एक तो बिड सिक्योरिटी का दूसरा नाम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में भी अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता तो भी आंसर यही होता। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, मैं समझ रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक और माइंड में क्या घूमेगा कि बिड सिक्योरिटी पूछ रहा है, तो यहाँ जो है आपका ऑटोमेटिक आंसर कभी कभी आ जाएगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो लिया जाता है 5% से 10% लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात मैंने क्लियर कर दिया। एक और डाउट यहाँ पे क्या क्लियर होगा कि बिड सिक्योरिटी जो है कहीं कहीं 10% मांगता है, कहीं कहीं 25% मांगता है, ऐसा कैसे? तो देखिए, जब सामान डिपार्टमेंट खरीदेगा तो वेंडर से बिड सिक्योरिटी जब देने की बात करेगा तो 2 से 5% के बीच रेंज में लेगा। अब जब डिपार्टमेंट सामान अगर बेचेगा बोले तो यहाँ डिस्पोजल समझिएगा, ठीक है। मतलब सामान जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड आइटम आता है, हैवी मशीन आता है, बड़ा बड़ा औजार रहता है, बहुत बड़ा बड़ा मतलब आइटम का यूज किया जाता है, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में। मान लिया उसका 5 साल 10 साल के बाद वो सामान खराब हो गया या कहीं फुल यूटिलाइज कर लिया, तो उस कंडीशन में वो सामान कहीं रखता है एक जगह स्टोर कर करके, और एक बार जो है सामान को डिस्पोज करता है, ठीक है। और जब डिस्पोज करता है तो उसमें जो है डिस्पोज करने का नियम में भी बिड सिक्योरिटी लिया जाता है। मतलब डिस्पोज करने के दौरान भी वेंडर से, मतलब जो वेंडर उस सामान को डिपार्टमेंट से खरीदेगा, वो मैंने टूटा फूटा सामान, चाहे कहीं यूज किया हुआ सामान, चाहे ये कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट सामान या आउटडेटेड सामान, या कहिए कि मतलब एक्सपायर्ड सामान जो भी हो, उसको जो भी वेंडर या फर्म ये खरीदेगा तो उसको जो है उस कंडीशन में भी बिड सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो जब उस कंडीशन में बिड सिक्योरिटी देगा कोई भी फर्म्स, तो उसका रेट वहां पे अलग रहता है। अगर मान लिया जाए कि 2 लाख से ज्यादा का सामान एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब सामान का दाम लगाया जा रहा है, अनुमानित लागत जो मैंने खराब सामान है उसका 2 लाख से ज्यादा का लगाया जा रहा है, तो उस स्थिति में वेंडर जो पार्टिसिपेट करेगा उसको 10% बिड सिक्योरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% देना पड़ेगा, तो यही माइंड में कभी कभी आप कंफ्यूजन पैदा करता है। आज जब वही सामान को अगर मतलब 2 लाख से कम मैंने अनुमानित दाम लगाया जा रहा है, तो 2 लाख से कम के दौरान जो है उस सामान का जो डिस्पोज किया जाएगा वो थ्रू ऑक्शन होगा, बोले तो नीलामी के द्वारा होगा। मतलब आमने सामने एकदम बैठ करके होगा कि हाँ यहाँ पे सामान है, ले लो, ठीक है, कितना में लोगे। तो उस स्थिति में जो वेंडर का बोली सबसे ज्यादा रहेगा, और मैंने ऑन द स्ट्रोक, मैंने 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक में फाइनल कर दिया जाता है, नहीं ड्रम पर मारता है 3 बार, कभी देखेंगे सिनेमा वगैरह में, मूवी वगैरह में। तो तीसरा स्ट्रोक में जिसका बोली पे मतलब तीसरा बार मारेगा ड्रम पे के ऊपर या घंटे के ऊपर, तो समझिए उसका फाइनल हो गया। और जैसे फाइनल हुआ वैसे जो है उससे 25%, नॉट लेस देन 25% जो है बिड सिक्योरिटी लेगा। मैंने 25% से कम नहीं लेगा बिड सिक्योरिटी के रूप में, डिपार्टमेंट लेगा। किससे? सक्सेसफुल वेंडर फर्म से, जो कि मैंने बोली लगाया था कि हम इतना रुपया इस सामान का देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा चीज बता दिया, अभी जितना चीज बताया उतना चीज से आगे भी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो बैक करके फिर से सुन लीजिए। अब जो है प्रश्न संख्या 77 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ डिस्पोजल। देखिए आ गया ना, इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर।
यहाँ जो है कर रहा है कि कोई सामान का डिस्पोजल जो है थ्रू एडवर्टाइज्ड इंक्वायरी करेंगे, तो उससे संबंधित कौन सा इसमें जो है यहाँ पर आपको सही ऑप्शन वाला चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में कहा द बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड इंडिकेट द लोकेशन एंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड सो दैट द बिडर्स कैन इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर बिडिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब बिडर्स को ये बात मालूम होना चाहिए कि मतलब उसको डॉक्यूमेंट में डिपार्टमेंट पे कोई मिनिस्ट्री को ये बात लिखना चाहिए कि सामान कहाँ पे और किस कंडीशन में, ताकि जो भी बोली लगाएगा उसका मतलब बिडिंग में जो पार्टिसिपेट करेगा वो जो है आकर के सामान बिडिंग से पहले देखे, चेक करे कैसा है, किस कंडीशन में है, ताकि उसको आने वाला समय में उसको लेने से फायदा हो गया या नहीं। अब पॉइंट नंबर 2 है द बिडर शुड बी आस्क्ड टू फर्निश बिड सिक्योरिटी अलोंग विद देयर बिड्स। ये बात भी करेक्ट है, मैं भी आपको बताया था कि एडवर्टाइज्ड इंक्वायरी में जो 2 लाख से ज्यादा अगर सामान का दाम जो है कंडेम आइटम का दाम है तो डिस्पोज करने के लिए उस डिस्पोजल के दौरान मतलब जो उस आइटम को जो वेंडर या फर्म खरीदेगा उसको अपना बिड के साथ सिक्योरिटी बिड भी देना पड़ेगा, चाहे कहीं बिड सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 में मतलब 3 नंबर में द बिड ऑफ द लोवेस्ट एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सिव बिड शुड नॉर्मली बी एक्सेप्टेड। यहाँ देखिए लोवेस्ट एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सिव बिड यहाँ कह रहा है कि एक्सेप्ट किया जाता है जनरली ये सामान का। मैं बता देता हूँ, देखिए मतलब कि जब डिपार्टमेंट सामान खरीदता है तो जो सबसे कम दाम लगाता है सामान खरीदने के दौरान, मतलब सबसे कम दाम में जो वेंडर या फर्म देगा कोई डिपार्टमेंट को सामान उससे लेगा। लेकिन जब डिपार्टमेंट अपना कोई सामान बेचेगा, खराब हो चाहे बढ़िया हो, तो जो सबसे ज्यादा देगा उसको न देगा, यहाँ लोएस्ट वाला को क्यों देगा, मतलब ये जो है गलत हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पॉइंट नंबर 4 में है लेट बिड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये बात भी करेक्ट है, ये बात आपको 2 जगह लिखा हुआ है GFR में जब पढ़िएगा तो देखिए 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 देखिए यहाँ ऑप्शन सी में, मतलब उत्तर ये करेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे आप अगर मान लीजिए 4 के बारे में आपको नहीं मालूम था फिर भी आप उत्तर आंसर मार सकते थे 1 2 के आधार पर भी। अब 1 2 किस में है, 1 2 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 है, आप 3 पहले ही काट दिए है कि 3 गलत है। देखिए यहाँ तो 3 नहीं आना चाहिए था, तो 1 2 यहाँ ऑप्शन सी में है, तो ये यानी कि इधर सी हो जाता। तो आपको अगर 4 के बारे में नहीं भी था तो पर भी उत्तर मार सकते थे, एक तरह से कोड है, मैं बता दिया। अब इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 78 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 क्या है देख लेते हैं। A sale account should be prepared for goods disposed of in the prescribed form, duly signed by the officer who supervised the sale or auction. Which one of the following is the prescribed form? यहाँ कह रहा है कि सेल अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है GFR का किस फॉर्मेट में या किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है या साइन किया जाता है या लिखा जाता है या डिस्पोज किया जाता है, किस फॉर्मेट में। तो GFR 11 का फॉर्मेट होता है, यानी GFR 11 करेक्ट इसका उत्तर है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 79 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 में ड्यूरिंग द डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन, जिसका मैं चर्चा पहले किया, इफ ए बिड इज एक्सेप्टेड हाउ मच अर्नेस्ट मनी। देखिए यहाँ अर्नेस्ट मनी का यूज किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब बिड सिक्योरिटी का यहाँ चर्चा नहीं किया, जो कि इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि बिड सिक्योरिटी को ही अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी कहते हैं या अर्नेस्ट मनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जब कोई सामान का डिस्पोजल ऑक्शन के द्वारा किया जाता है तो हाउ मच अर्नेस्ट मनी टू बी टेकन ऑन द स्पॉट फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर। तो मैं बताया था इसके बारे में कि 25% से कम नहीं लिया जाएगा, तो जो ऑप्शन बी में है यानी उत्तर बी होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 में है इफ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ सरप्लस और अब्सोल्यूट अनसर्विसेबल गुड्स is above a certain threshold, such goods should be disposed by obtaining bids through advertised tender inquiry or public auction. ठीक है, which one of the following is the prescribed threshold? ये भी मैं आपको बताया था कि अब जब कोई सामान का डिस्पोज जो है एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा किया जाएगा तो सामान का अनुमानित जो है
मूल्य 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में है देखिए 2 लाख, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूं कि एभव लगा हुआ है प्रश्न में ही, तो यहाँ जो है आंसर में एभव लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 लाख का मतलब ये हुआ कि 2 लाख से ऊपर, ये मत समझिएगा 2 लाख, यहाँ एभव 2 लाख से कहिए कैसे, क्योंकि एभव का यूज प्रश्न में ही लगा दिया है, ठीक है। तो ये कभी कभी एभव करके ऑप्शन में देगा तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये बात भी मैं अभी क्लियर कर दिया हूँ, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 81 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 में है which of the following are correct in case of verification of consumable goods and materials। इट्स हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन या कहीं वेरिफिकेशन कंज्यूमेबल गुड्स का और मटेरियल्स का कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में किया जाता है तो उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से, चारों में से। तो ऑप्शन मतलब सीरियल नंबर 1 में क्या लिखा है, इट शुड बी अंडरटेकन एट लीस्ट वंस इन ए ईयर। ये बात बिल्कुल सही है कि साल में कम से कम एक बार कंज्यूमेबल्स गुड्स और मटेरियल्स का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। 2 में लिखा हुआ है, 2 में ए सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन along with the findings shall be recorded in the assets register। यहाँ कह रहा है कि वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा फाइंडिंग्स में, जो भी पता चलेगा उसको जो है एसेट्स रजिस्टर में लिखना चाहिए और एक सर्टिफिकेट के रूप में, सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। तो मैं बता दूं कि एसेट्स रजिस्टर जो है यहाँ कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एसेट्स रजिस्टर परमानेंट नेचर टाइप का जो एसेट्स होता है, मतलब नॉन कंज्यूमेबल कहिए या कहीं जिसका लाइफ 7 इयर्स मोर देन 7 इयर्स होता है, उसका डाटा इसमें लिखा जाता है, ना कि कंज्यूमेबल आइटम्स का। मतलब ये सीरियल नंबर 2 वाला गलत हो गया। इसके बाद 3 नंबर में वेरिफिकेशन शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टडी ऑफ द इन्वेंट्री बीइंग वेरीफाइड। ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब उस कंज्यूमेबल आइटम का इन्वेंट्री होल्डर जो भी रहेगा उसके प्रेजेंस में वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 और 3 के आधार पर ही आंसर हम मारकर देखते हैं कि मार पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो 1 3 करेक्ट है, तो 1 देखिए इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब यहाँ 4 है, अब मालूम है कि 4 है या नहीं हमें मालूम नहीं है, मतलब 4 सही है या नहीं। तो आगे देखते हैं, 1 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और यहाँ 2 भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 2 गलत है, तो 2 नहीं होना चाहिए था। तो 1 और 3 और किसमें है, इधर और कहीं कहीं नहीं है, सी और डी में 1 3 नहीं है। मतलब ये ऑप्शन जब गलत हो गया 2, बी जब गलत हो गया, क्योंकि ये 2 जो दिया हुआ है, हाँ 2 भी है, कह रहा 2 भी सही है, जबकि हम 2 गलत हम निकाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इसका जो होगा आंसर ए होगा, ठीक है। यानी कि 1 3 और 4 में क्या डिस्क्रिपेंसी इफ एनी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये जो है रिपोर्ट भेजा जाना चाहिए कि मतलब वेरिफिकेशन में क्या गलत क्या सही मिला, कितना घटा कितना बढ़ा, है ना। ये सारा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहता है, उसको बताना पड़ता है, नहीं बताएगा तो कैसे काम होगा। अब जो है प्रश्न संख्या 82 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 82 में कह रहा है, इन केस ऑफ क्वालिटी एंड कॉस्ट सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल्स द वेटेज ऑफ द टेक्निकल पैरामीटर्स इन नो केस शुड एक्सीड। यहाँ कह रहा है कि मतलब क्वालिटी एंड कॉस्ट सिलेक्शन में जो वेटेज होता है टेक्निकल पैरामीटर्स का कितना होना चाहिए, मतलब कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 83 में चलते हैं। इन द केस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल्स दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन इज एप्रोप्रिएट फॉर असाइनमेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड और रूटीन नेचर where well establishment methodologies practices standards exist। जब आप लिस्ट को सिस्टम का जब मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िएगा तो ये सारा बात जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्लियरली लिखा हुआ है कि मतलब कि लिस्ट को सिस्टम में जो है
मतलब ये जो है रूटीन नेचर का जो है कंसल्टेंसी सर्विस मतलब कंसल्टेंसी सर्विसेज का परचेज किया जाएगा, और जो कि मेथोडोलॉजी प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड एग्जिस्ट का मतलब रिलेटेड भी हो। ठीक है, यानी कि इसका आंसर सी हो गया। फिर भी इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं। 83 का 83 का सी देखिए यहाँ करेक्ट है, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा था। तो अब इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 84 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या है, और ज्यादा आगे बढ़ गया मैं। 84 है रूल 149 ऑफ GFR 2017 रेफर्स टू विच मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट। जब आप पढ़िएगा GFR 2017 का रूल फॉर 149, तो उसमें जेम के बारे में लिखा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है GFR 2017 में। तो ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब काम कम कर देने वाला साइट और वेबसाइट का ये बनाया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 85 में, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस हैज रिजर्व्ड all items of hand spoon and hand woven textiles for exclusive purchase from which of the following organizations। यहाँ कह रहा है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के द्वारा मतलब हैंड स्पून एंड हैंड वुवन टेक्सटाइल्स को मतलब एक्सक्लूसिव परचेज के लिए रिजर्व रखा है। तो ये किससे मतलब खरीदेगा, एक्सक्लूसिव परचेज किससे करेगा, ये चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ देखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से खरीदने का काम करेगा। और ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाला चीज है। जब आप किताब पढ़िएगा तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा, और जब यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो लगेगा सब सही है, एक ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बी भी सही है ना। जबकि इसका करेक्ट आंसर मतलब बी होता है। और ये बहुत बारीक डिफरेंस है, मतलब बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो आप सीधी सी बात है, जब इस तरह का प्रश्न पूछे कहीं भी तो इसका आंसर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ही मार दिया कीजिए। ठीक है, 85 का बी। ठीक है, इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 86, और ये प्रश्न जो है यूपीएससी और एक दो बार और भी पूछ चुका है पहले। ये प्रश्न अभी मतलब फिर से तीसरा या दूसरा बार पूछा है। अब प्रश्न संख्या 86 में चलते हैं। इन द केस ऑफ एनी डिपार्टमेंट कंटेम्पलेटिंग टू ऑब्टेन बिड्स इन रिस्पॉन्स टू advertised tender inquiry from abroad, what is the minimum time to be allowed for submission of bids from the date of publication of the tender notice। यहाँ पर रहा है कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में मतलब कि मतलब विदेशी फर्म को कितना समय देना चाहिए बिड सबमिट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन फर्म्स वेंडर सप्लायर्स को 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। 4 वीक्स नहीं, 3 वीक्स का दिया जाता है, मतलब 27 दिन का। ठीक है, लेकिन विदेशी फर्म जब रहेगा तो उसको 4 सप्ताह का समय देना पड़ेगा, बोले तो 27-28 दिन, लगभग 1 महीना। अब प्रश्न संख्या 87 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 में, एन ऑनलाइन रियल परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू सिलेक्ट सक्सेसफुल बिड which involves presentation by bidder successfully more favorable bids during a scheduled period of time and automatic evaluation of bids is termed। मतलब इसमें ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स भी हो जाता है, और इसमें ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूज किया जाता है। तो कौन सा टेक्निक है, कौन सा बिडिंग मोड है, या कौन सा टेंडर इंक्वायरी है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है। यहाँ जब जेम देता तो जेम भी आंसर हो सकता था, क्योंकि उसमें भी जो है मोर देन 5 लाख वाला जब जाइएगा तो सेम टेक्निक यूज किया जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 88 में चलते हैं। प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज यूज्ड इन द केस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में पीएसी कहते हैं, सिंगल टेंडर इंक्वायरी में यूज किया जाता है। और ये सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट खरीदता है कोई सामान, वही बना करके फर्म्स या वेंडर को देता है। ठीक है, और इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 89 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 में है, how long after the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations should performance security remain valid।
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना दिन तक वैलिड रहता है? तो संभवतः 60 दिन तक वैलिड रहता है और बिट सिक्योरिटी 45 दिन तक वैलिड रहता है। तो इसका उत्तर जो है सी होना चाहिए। हमें डाउट है थोड़ा, तो देख लेते हैं। 89 का सी करेक्ट हो गया। ठीक है, 89 का सी हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे आप याद रखिएगा कि बिट सिक्योरिटी का अगर वैलिडिटी का बात किया जाएगा तो 45 डेज होता है और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो 60 डेज। दोनों में कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 में इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली व्हाट द मैक्सिमम लिमिट फॉर एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर, मतलब मैक्सिमम समय कितना या होता है या कितना लिमिट किया गया है कि एडवांस पेमेंट दिया सकता है, मतलब कितने समय का दिया सकता है इन द केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो मैं आपको बताया था एक प्रश्न के ऊपर जब मैं चर्चा कर रहा था, और प्राइवेट फर्म और मतलब प्राइवेट फर्म को 30% दिया जाता है, गवर्नमेंट फर्म्स को 40% एडवांस दिया जाता है, उस समय बताया था। और उसी से देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, अगर आपको याद नहीं तो फिर से जाकर समझ लीजिए बैक कर करके। तो यहाँ जो है 6 मंथ इसका आंसर होगा कि मतलब 6 मंथ से ज्यादा का एडवांस पेमेंट हम किसी भी फर्म्स को नहीं दे सकते, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, अब इस पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसके पहले भी इसके ऊपर एक चर्चा कर चुका हूँ, मतलब प्रश्न अलग था लेकिन इसका डिस्कशन मैं किया हूँ। अब प्रश्न संख्या 91 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 में इन द केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज बियॉन्ड, यहाँ देखिए बियॉन्ड पहले लगा दिया गया, प्रश्न नहीं लगा दिया गया, बियॉन्ड व्हिच एन इंक्वायरी फॉर सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंसल्टेंट्स शुड बी पब्लिश्ड CPPP एंड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोक्योरमेंट के दौरान जो है कितना मतलब उसका ये दाम होना चाहिए, जिसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इंक्वायरी किया जाता है, मतलब उसके बाद के दाम पर। तो यहाँ जो है 25 लाख है, मतलब 25 लाख से ज्यादा का प्रोक्योरमेंट करना है कंसल्टिंग सर्विसेज का, तो ये चीज सीकिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा 25 लाख होना चाहिए। देख लेते हैं फिर भी इसका आंसर कितना था। प्रश्न संख्या 91 था, प्रश्न संख्या 91 में ठीक करेक्ट हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 92 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 92 में द प्रोसेस इन विच टेक्निकल बिट्स एंड फाइनेंशियल बिट्स आर called for in separate sealed envelopes and the financial bits of only the qualified technical bits are opened and evaluated is called two bit system। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है ये दोनों में, लेकिन याद रखिएगा इसका जब भी पूछेगा कि जिसमें जो टेक्निकल बिट सेपरेट रहता है, मतलब द प्रोसेस इन विच टेक्निकल बिट्स फाइनेंशियल बिट्स आर कॉल्ड फॉर, मतलब लिया जाता है या मांगा जाता है, फॉर इन सेपरेट सील्ड इन्वेलप्स एंड द फाइनेंशियल बिट्स ऑफ ओनली द क्वालिफाइड टेक्निकल बिट्स आर ओपन एंड इन्वेलेटेड इज कॉल्ड टू बिट सिस्टम। तो प्रश्न संख्या 93 के ऊपर चलते हैं। सेपरेट अकाउंट्स हैव टू बी केप्ट फॉर फिक्स एसेट्स। देखिए यहाँ फिक्स एसेट्स आया सच एज प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर etc in the form JFR 22। ठीक है, JFR 22 93 का 2 हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 94 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 94 में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एट स्पेसिफाइड रेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ जैसे स्पेसिफाइड रेट की चर्चा करें तो यहाँ जो है रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ये भी प्रश्न GFR से आप जब रेट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, मतलब एक मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस चैप्टर जब पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए। अब ये प्रश्न जो है देखिए मटेरियल मैनेजमेंट से है। द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग मटेरियल्स इन ए क्वांटिटी एक्सीडिंग करंट रिक्वायरमेंट्स बट नॉट बियॉन्ड एक्चुअल फोरसीएबल रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड।
यहाँ कह रहा है कोई अगर मान ले जाए मैंने कहीं ये खरीदने का ऐसा मतलब आदत है या कहीं मैंने नेचर है वहाँ की मतलब करंट रिक्वायरमेंट जितना है उतना नहीं खरीदना, बल्कि मतलब आने वाले समय में जितना जरूरत है उस अनुसार से खरीदना, तो उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइंग कहते हैं। प्रश्न 96 में चलते हैं। प्रश्न 96 में है, एज पर GFR 2017 व्हाट डज द टर्म ओरिजिनल वर्क। जब ओरिजिनल वर्क का डिफिनेशन पढ़िएगा तो ये जो सबसे लंबा डिफिनेशन दिया हुआ है ना, ये किताब से सेम टू सेम कॉपी करके रख दिया गया है। इसमें जो है ये सारा चीज आता है, यानी कि इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। All new construction site preparation, additions, alterations to existing works, special repairs to newly purchased or previously abandoned buildings or structures, including remodeling और replacement, ये सारा जो है ओरिजिनल वर्क के अंतर्गत ही आता है। अब जो है प्रश्न संख्या 97 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 क्या है? प्रश्न संख्या 97 में कह रहा है, एज पर रूल 133(1) ऑफ GFR क्लियरली लिख दिया गया है कि 133 के 1 GFR के नियम, GFR 2017 के नियम 133 के 1 के तहत व्हाट इज द लिमिट अप टू व्हिच ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट रिपेयर वर्क। तो ये जो है अप टू 30 लाख 30 लाख तक का जो है कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खुद अपने विवेकानुसार मतलब वर्ष रिपेयर वर्क करवा सकता है। यहाँ रिपेयर वर्क ही था ना, हाँ रिपेयर वर्क मतलब का संपादन करवा सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 98 में पर GFR 2017 व्हाट इज द रिटेंशन पेड ऑफ द पे बिल रजिस्टर। कोई भी मतलब पे बिल रजिस्टर का रिटेंशन पीरियड कितना होता है? 35 साल समझता है, जो कि सबसे ज्यादा रिटेंशन पीरियड पे बिल रजिस्टर का अभी तक का। जब आप पढ़िएगा GFR 2017 तो उसमें लिखा हुआ है बात। अब प्रश्न संख्या 99 में एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट सेल्फ आर टू बी वीडेड आउट आफ्टर। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है कब मने मतलब जला दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा या कहीं कचड़े में फेंक दिया जाएगा एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स को, जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मतलब द एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर हैज बीन फाइनलाइज। जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स उस साल का अगर बना दिया जाता है तब उस डॉक्यूमेंट को वीडेड आउट किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 100 में द रेट ऑफ गारंटी फी फॉर बोरिंग अंडर इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स envisaged in the annual plan as specified in GFR 2017 is। आपको बताना है कि रेट ऑफ गारंटी फी क्या होता है इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर envisaged के लिए, तो 0.25% होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। प्रश्न संख्या 101 में चलते हैं। Which one of the following articles of the Constitution of India mentions about the contingency fund। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 266 के 1 में कंसोलिडेटेड फंड हो गया और अनुच्छेद 266 के 2 में पब्लिक अकाउंट हो गया और अनुच्छेद 267 के 1 में जो है कंटीजेंसी फंड हो गया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन विच फॉर्म शुड बी इंसिस्टेड अपॉन इन द ऑर्डर सैंक्शनिंग द ग्रांट डेट। यहाँ देखिए इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूशन जनरली ऑटोनोमस बॉडी होता है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड ग्रांट्स की बात कर रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा था इसके ऊपर तो मैं बताया था कि जब ऑटोनोमस बॉडी को ग्रांट्स नेट देने की बात किया जाएगा तो उसका जो फॉर्म रहेगा GFR 12A रहेगा, और मैं उसमें कोड भी बताया था मैं अपने वीडियो में कि ए का मतलब ऑटोनोमस समझ जाइए, अपना कोड बना लीजिए। और रही 12B की बात, GFR 12B, ये जो है लोन से संबंधित होगा। ग्रांट्स एड में 2 चैप्टर है, ग्रांट्स एड एंड लोन्स। यहाँ ग्रांट्स एड की बात कर रहा है, ना कि लोन्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब लोन का चर्चा किया जाएगा तो 12B हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा करेगा तो 12C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब जो है प्रश्न संख्या 106 में चलते हैं। What is the maximum one-time grant that can be sanctioned for setting up of a recreation club for government servants? तो इसका लिमिट जो है 50,000 है प्रत्येक वर्ष। इसके बाद एक प्रश्न संख्या 106 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 में है, इन केस ऑफ ग्रांटी फी शुड बी लेविड। मतलब ग्रांटी फी जो होता है किसके ऊपर लगाया जाता है, मतलब कब लगाया जाता है, अब किसके ऊपर। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में बिफोर द ग्रांटी इज गिवन एंड आफ्टर एंड द
एंड देयर आफ्टर ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। तो ऑप्शन ए ही सही है, मतलब गारंटी फी देने के पहले और देने के बाद 1 अप्रैल को लगाया जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 107 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 107 में हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजेस द पब्लिक डेब्ट रेज्ड बाय गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है कि एवरी ईयर जो है सोना से रिलेटेड जो मैटर भारत सरकार जो है कहता है कि मतलब बहुत सारा इसमें फेरबदल रिसेंटली किया गया और आरबीआई का जो है डायरेक्टर बहुत चर्चा में रहे हैं, चेयरमैन या डायरेक्टर जो भी होते हैं। तो इसका आंसर जो होता है मैनेज करने का, कौन मैनेज करता है, मतलब कि हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजेस द पब्लिक डेब्ट रेज्ड बाय गवर्नमेंट, तो आरबीआई मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 108 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 108 में है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड टू फ्रेम और रिवाइज रूल्स मैनुअल्स रिलेटिंग thereto on behalf of the President of India। तो जब कोई रूल्स को रिवाइज फ्रेम करने की बात किया जाए तो और मैनुअल्स का भी रिवीजन का बात जब किया जाए तो आप आंख मूंद करके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मार सकते हैं आंसर। ठीक है। वैसे भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रोल ऑडिटिंग के क्षेत्र में है और चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स का मतलब जो है सीजीए के अंदर ही आता है पोस्ट। और कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इसका रोल जो है एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 109 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 में है क्या देख लेते हैं। चार्जेज ऑन मेंटेनेंस रिपेयर अपकीप एंड वर्किंग एक्सपेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एसेट्स इन रनिंग ऑर्डर एज आल्सो ऑल अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो यहाँ जो है आपको जब कोई ऑफिस को रन करने के लिए पैसे खर्च करने की बात किया करे तो आप समझिए वो जो फंड उसके जो उस चीज के ऊपर जो खर्च होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत खर्च होगा। ठीक है। और जब परमानेंट एसेट्स क्रिएट करने की बात किया जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मामला आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 110 में चलते हैं। डेब्ट चार्जेज फॉर व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लिएबल including interest sinking fund charges and redemption charges and other expenditure relating to raising the loans and the service and redemption of debt can be categorized as charge expenditure। जब charge expenditure का definition पढ़िएगा तो वहाँ पे clearly ये बात लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसका आंसर सी हो गया। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 111 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 111 में क्या है देखते हैं। Consider the following statement regarding reappropriation of funds। reappropriation of funds गवर्नमेंट मैटर दिया हुआ है और मतलब एक में दिया है reappropriation of fund is subject to the provisions of rule 10 of the delegation of financial power rules। ये बात बिल्कुल सही है कि delegation of financial power 1 delegation of financial powers 1978 का रूल 10 में बात लिखा हुआ है कि reappropriation आप कर सकते हैं। फिर 2 में है reappropriation of funds shall be made only when it is known or anticipated that the appropriation of the unit from which funds are to be transferred shall not be utilized in full or that savings can be affected in the appropriation for the said unit। तो अब ये भी 2 भी करेक्ट है। मतलब कि रीप्रिपरेशन जब किया जाता है तो मालूम होना चाहिए कि मतलब जिस फंड मैंने हेड से जिस हेड के अंतर्गत हम ले जाएंगे उसमें घटे बढ़े ना और मतलब किसी तरह का दिक्कत पैदा ना हो, यूटिलाइज कर दिया जाए। ठीक है। इसके बाद जो है 3 नंबर में फंड्स कैन बी रीअप्रोप्रिएटेड फ्रॉम ए यूनिट विथ द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग द डाइवर्टेड appropriation to that unit when savings become available under other units later in the year। यहाँ later in the year तो वर्ड यूज कर दिया गया, यही इसको मतलब गड़बड़ कर दिया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। यानी कि 1 2 करेक्ट हो गया और 1 तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन बी में है और सी में भी है। ठीक है। और किसी में नहीं है, लेकिन 3 यहाँ देखिए गलत है तो यानी कि इसका आंसर जो होगा 3 उसमें नहीं रहेगा, वो वाला होगा। तो 1 2 4 आंसर ये सी होगा। ठीक है। किसका 111 का सी करेक्ट है। ठीक है।
इसके बाद प्रश्न संख्या 112 में चलते हैं। 112 क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 112 में है एज पर GFR 2017 केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस irregularities have to be brought to the notice of the financial advisor और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री एडुकेशन डिपार्टमेंट कंसर्न। ठीक है, अब मैं बता दूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो होता है सेक्रेटरी होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर तो अलग होता है, लेकिन दोनों को मतलब ये बात सीरियस इरेगुलरिटीज के बारे में बताना चाहिए, ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, एंड कर, अच्छा और किसको बताना चाहिए। तो ये जो है एंड की बात जब कर रहा है तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए इसका आंसर। देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है। 112 का 112 का 2 है। ठीक है, 112 का 2 है, मतलब ये गलत हो गया मेरा आंसर। 112 का 2 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आपको ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि जो मैं अभी तक उत्तर बताया हूँ वो गलत उत्तर बताया हूँ मैं, जिसमें 100% कंफर्म था और मैं 3-4 बार इसको वीडियो बनाने के पहले मैं रिवीजन कर लिया हूँ, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद भी कभी कभी डाउट हो जाता है तो देख लेता हूँ, तो आप इसके बारे में निश्चिंत रहे। अब प्रश्न है 113 में व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू बियॉन्ड व्हिच ऑल लॉसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू सस्पेक्टेड फायर थेफ्ट फ्रॉड etc नीड टू बी रिपोर्टेड टू द पब्लिक ऑथोरिटीज। पब्लिक नहीं, पुलिस ऑथोरिटीज। जैसे पुलिस की चर्चा करे आप समझ जाइए कि 50,000 से मैटर रहेगा, 50,000 से ऊपर का मैटर रहेगा तब उसका जो है पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है प्रैक्टिकल में। किताब के अनुसार तो यही आंसर होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कितना वो माने लिमिट है जिसके बाद मतलब कितना रुपया का सामान चोरी हो जाएगा जिसके बाद जो है पुलिस को बताना पड़ेगा। तो 50,000 मतलब आंसर बी हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 114 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है, एज पर GFR 2017 सिक्योरिटी नीड नॉट बी फर्निश्ड इन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ कह रहा है कि सिक्योरिटी जो है मतलब जमा करने की जरूरत नहीं पड़ता है किस रूप में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर इंटरेस्टेड विद द कस्टडी ऑफ स्टोर्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर नॉट कंसिडरेबल। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें जो है सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया। फिर 2 में है गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर इंटरेस्टेड विद द कस्टडी ऑफ द ऑफिस फर्नीचर स्टेशनरी अदर आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस मैनेजमेंट इफ द हेड ऑफ द ऑफिस सैटिस्फाइड अबाउट द सेफगार्ड्स अगेंस्ट लॉस थ्रू पिल्फरेज। जब हेड ऑफ द ऑफिस जो है मैंने सैटिस्फाइड है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का लॉस नहीं होगा, तो इसमें भी सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको जरूरत पड़ता है, ड्राइवर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कैशियर को भी जरूरत पड़ता है, लेकिन मैं इसमें इन दोनों मामला में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन 1-2 तो मैं कंफर्म हूँ, 1 और 2, 1-2 यहाँ भी 1-2 यहाँ भी है, तो मैं 1-2-3 वाला आंसर भी मारता हूँ। ठीक है, देखते हैं 114 का सही उत्तर क्या है। 114 का सही उत्तर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 114 का बी हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 115 में चलते हैं। 115 क्या है देख लेते हैं। मेरा टारगेट है 1 घंटा के अंदर मतलब इसको खत्म करने का। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। रजिस्टर ऑफ एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल / आर्टिस्टिक वैल्यू इज केप्ट एज पर विच फॉर्म ऑफ GFR 2017। मतलब कि परमानेंट एसेट्स जो होता है उसका एक रजिस्टर होता है मेंटेन करने का, रजिस्टर ऑफ एसेट्स जिसको कहते हैं, या फिर रजिस्टर ऑफ एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल / आर्टिस्टिक का जो फॉर्मेट होता है उस रजिस्टर का क्या कौन सा होता है। तो फॉर्मेट जो होता है वो GFR 22 होना चाहिए। देख लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी डाउट हो गया। प्रश्न संख्या 115 था, तो प्रश्न संख्या 115 में सी है, ये देखिए गलत निकल गया। GFR 24 है इसका करेक्ट उत्तर। रजिस्टर ऑफ एसेट्स ऑफ हिस्ट्री आर्टिस्टिक GFR 24 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 116 में चलते हैं। Where do you find the rules regarding the destruction of office records connected with accounts? तो ये जो है अपेंडिक्स 9 में इसके बारे में पढ़िएगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स का रूल्स कितना क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब कि कौन सा डॉक्यूमेंट को कब हटाएंगे, कब जलाएंगे, कब बाहर करेंगे, कब रीड आउट करेंगे, ठीक है, कब डिस्ट्रक्शन करेंगे। इन चीजों से जो नियम, इन चीजों से संबंधित जो नियम है जीएफआर का अपेंडिक्स 9 में है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 117 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 117 क्या है, यहाँ का राइट पर कन्वेंशन व्हाट इज द पीरियड एक्सपेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द रीऑडिट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एरर्स इन क्लासिफिकेशन। तो ये जो है पास्ट ट्रांजैक्शन का मतलब जब रीऑडिट की बात किया जाएगा तब पिछला 3 साल का किया जाएगा, यानी कि आंसर सी हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 118 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 118 क्या है देख लेते हैं। नेम द अथॉरिटी टू ओपन ए पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट। तो आपको यहाँ बताना है कि उस अथॉरिटी का नाम बताना है जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न इन कंसल्टेशन विद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए सी। फिर भी मैं देख लेता हूँ 118 का सी है या नहीं। 118 का सी हो गया। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 119 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 है इस पर GFR 2017 हु इज द ऑफिसर इंटरेस्टेड बाय ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द इंक्वायरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड और द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो है इंक्वायरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर हो जाएगा 100%। 119 का डी, देखिए 119 का डी, फिर अगला भी डी ही है। वैसे आंसर नहीं बताना चाहिए था, सॉरी, मैं बता दिया आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 120 और ये अंतिम है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स व्हिच वन इज ए रेवेन्यू रिसीट। यहाँ आपको बताना है रेवेन्यू रिसीट कौन सा है, ठीक है। एक्चुअली मैं जो है मिनट को समझ रहा था 1 घंटा, जबकि 1 घंटा नहीं बल्कि 30 मिनट ही हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स व्हिच वन इज ए रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट इसमें एग्जांपल से दे दिया है और ये बहुत मतलब याद नहीं है मुझे, तो इसका आंसर तो देख ही लिए थे। इसका रेवेन्यू रिसीट जो है कौन है, रेवेन्यू रिसीट का अंदर आउट ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स व्हिच वन इज ए रेवेन्यू रिसीट। इनमें से कौन जो है एक रेवेन्यू रिसीट है। तो आंसर इसका डी है, आप भी देख लिए हैं, डिविडेंड्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट कौन सा है, डी वाला है, तो इसका आंसर डी हो गया। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, जो कि इंग्लिश का प्रश्न मात्र 20 है, तो मैं बना सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।